हेलो दोस्तों, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशन। हमने अभी तक ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक इन सब से बिल्कुल अलग है। हमारा टॉपिक है द्रव्यमान, जिसे कहते हैं मास। और इसका कंपैरिजन हम वेट से करेंगे, यानी कि भार से। अब हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी भी पदार्थ का कितना द्रव्यमान है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कि इस वस्तु का इतना द्रव्यमान है, इसका इतना मास। तो ये मास होता क्या है? मास हमारा और वेट दोनों ही अलग चीज है, लेकिन हम मानते एक हैं। अब हमारा मास की बात आती है, तो हमारा मास जो हमारे किसी भी सब्सटेंस यानी कि किसी वस्तु, जो वस्तु है, इसमें हमारा कितना मैटर यानी कि पदार्थ, जो भी मैटर या पदार्थ होता है उसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, यानी कि परिमाण, कितना परिमाण है पदार्थ का, परिमाण कि कितनी मात्रा है, उसमें कितनी वैल्यू है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, जो भी इसमें जितने भी पदार्थ की मात्रा होती है वही हमारा द्रव्यमान कहलाता है, मास। अब इस द्रव्यमान हम अपनी पृथ्वी पर देखते हैं या फिर कहीं और देखते हैं। हमारा जो द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है यानी कि मास, वो इक्वल रहता है एवरीवेयर। मास इज इक्वल। ठीक, अब इसकी बात आती है डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन होती है हमारी, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में पदार्थ के परिमाण व मात्रा को, परिमाण या मात्रा को कहते हैं। यानी कि हमारा किसी भी सब्सटेंस में क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। और अब एक नया ये चीज थी हमने की, जो हमारा द्रव्यमान होता है वो सभी जगह पर समान होता है, सभी जगह पर समान होता है। यानी कि हम इसे अपनी अर्थ पर देख ले, मून पर देख ले, हर जगह हमारा जो बॉडी का मास होता है वो सेम होता है। अब तीसरी चीज आती है इसमें कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे शुरू में पढ़ा था हमने कि स्केलर वेक्टर क्या होता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। और इसका जो यूनिट है यानी कि मात्रक, वो होता है हमारा किलोग्राम, केजी। इसका मात्रक आता है हमारा किलोग्राम। केजी से डिनोट करते हैं।
ये बात हुई हमारी किसकी, द्रव्यमान या मास की। अब बात आती है हमारी वेट। दोनों चीज लगता है एक होगा कि एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। वेट यानी कि भार। किसी भी हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति में इतना वेट है, इसमें इतनी वेट है, तो वो वेट होता क्या है। एक चीज होगी मास, एक चीज है वेट। अब वेट क्या होता है ये देखते हैं। अब बात आती है भार वेट की। अभी हमने मास के बारे में पढ़ा कि कोई बॉडी है हमारी, जो इसमें हमारी मैटर की क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो हमारी मास कहलाती है। लेकिन वेट इसका अपोजिट है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यूनिवर्स में दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी कोई दो बॉडी होगी, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ये हमने पढ़ लिया। अब ऐसे ही अगर कोई बॉडी अर्थ पर है, ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ का सेंटर। अब ये कोई बॉडी अर्थ पर है हमारी, मास एम है, जिसका क्वांटिटी मैटर की अभी हमने पढ़ लिया। बोलते हैं ना कि मास एम है, और जो हमारी पृथ्वी में मास है वो कैपिटल है। जो ये बॉडी पृथ्वी द्वारा यानी हमारे अर्थ द्वारा अट्रैक्ट होगी, ये तो हमें पता है कि अट्रैक्ट होगी, ग्रेविटेशन लॉ का। लेकिन जिस फोर्स से अट्रैक्ट होगी उसे ही हम वेट कहते हैं, यानी भार। जो भी बॉडी इस पृथ्वी के सेंटर द्वारा, अर्थ के सेंटर से अट्रैक्ट होती है जिस अट्रैक्शन फोर्स से, उसे हम वेट कहते हैं। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वेट का डब्ल्यू लिया है। तो अभी हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां दो बॉडी थी, पहले का मास m1 था, दूसरे का m2 था, बीच की डिस्टेंस r थी, ठीक है, ये वाला। लेकिन अब यहाँ पर अर्थ का मास कितना है हमारा, g तो हमें पता, यूनिवर्सल कांस्टेंट है हमारा, तो सेम रहेगा। अर्थ का मास कैपिटल है, बॉडी का मास स्मॉल है। अब यहाँ बात है डिस्टेंस की। अब देखते हैं क्योंकि सेंटर और बॉडी किस पर रखी होगी, हमारी सरफेस पर, तो ये क्या रहता है, आएगी हमारी रेडियस, त्रिज्या। बीच की डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ स्मॉल m को बाहर लें और g m/r स्क्वायर रखें, हमने जो बॉडी का मास था वो बाहर रख लिया। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g पढ़ा था हमने। स्मॉल g इक्वल टू क्या था, g m/r स्क्वायर था, उसी से निकला है g m/r स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा वेट क्या आएगा, m बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा रहता है फॉर्मूला, ठीक है। इसी से हम इसका यूनिट आती है इसकी किलोग्राम भार, किलोग्राम वेट, और इसमें किलोग्राम भार, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन के बाद आती है, तो इसकी दो डेफिनेशन बनती है। एक तो जो हम यहां से निकलेगी फोर्स जनरेट होता है, एक इससे निकलती है हमारे फॉर्मूले से। तो इसकी पहले डेफिनेशन क्या होगी, किसी वस्तु को पृथ्वी का केंद्र जिस बल से आकर्षित करता है भार कहलाता है। ये इसमें बहुत नोट करने वाली है, पृथ्वी का केंद्र। जो हमने ये वैल्यू निकालते हैं पृथ्वी के केंद्र, हम अर्थ पर रह रहे हैं तो पृथ्वी के केंद्र से लेते हैं। किसी वस्तु को
पृथ्वी का केंद्र या पृथ्वी जिस बल से आकर्षित करती है भार कहलाता है। ठीक, अब दूसरी निकलती है इसकी कि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह बनने वाली इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसकी यूनिट हमें पता चल गई कि किलोग्राम वेट या किलोग्राम भार होता है। ठीक, अब ये एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसे डायरेक्शन भी चाहिए। इसकी डायरेक्शन किस साइड होती है? हमारे अर्थ के सेंटर की ओर यानी कि नीचे की ओर। वेक्टर है तो डायरेक्शन चाहिएगी दिशा। वो किस साइड है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। केंद्र की ओर। ठीक, अब भार और वेट हो गया हमारा, यानी कि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से जिस बल से आकर्षित करते हैं भार कहलाता है। मास क्या था हमारा? कि किसी वस्तु में मैटर की यानी कि पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिणाम की कितनी वैल्यू है इसकी, क्वांटिटी, ये हमारा मास था। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। मास और वेट में डिफरेंस जो हमने पढ़ा है बस वही डिफरेंस के रूप में चेंज हो जाता है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन जो पढ़ी इसकी वाली की, ठीक है, परिभाषा। दोनों में हम सिंपली परिभाषा लिख देंगे कि अलग अलग क्या, दोनों के अलग अलग है बिल्कुल, तो डिफरेंस। इसकी क्या डेफिनेशन थी कि किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ठीक, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। और इसका आता हमारा कि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र द्वारा आकर्षित करने में जो बल उत्पन्न होता है, आकर्षित जिस बल से आकर्षित करती है वो हमारी वेट कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा इसका मात्रा किलोग्राम था, केजी, किलोग्राम। ठीक, इसका मात्रक हमारा आया था किलोग्राम भार यानी केजी वेट। और तीसरा हमने पढ़ा था अदिश राशि है, स्केलर। ठीक, अब हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? सदिश राशि है, वेक्टर। ठीक, और चौथा पॉइंट पढ़ा था हमने कि जो हमारा मास या द्रव्यमान है वो सभी जगह पर क्या रहता है? इक्वल, सभी स्थानों पर समान, यानी कि एवरीवेयर इज इक्वल। इसमें आता था कि ये हमारा जैसे गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण फॉर्मूले में आता है इसका W = mg होता है। अब g हमारी पोजीशन के साथ साथ चेंज हो रहा है कि यहाँ पर अलग है, चंद्रमा पर कहीं अलग। इसी वजह से हमारा भार भी, जो भार है वो भिन्न भिन्न होता है, भिन्न जगह स्थानों पर भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ है, ये वेट जो हमारा नापा जा रहा है वो स्प्रिंग से नापा जाता है। स्प्रिंग तुला आती है, स्प्रिंग तुला, और ये हमारी सिंपल फिजिकल जो हमारी भौतिक तुला होती है उससे नापा जाता है। फोर्स है तो स्प्रिंग से निकालते हैं, और ये सिंपल भौतिक तुला से निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमने कहा कि भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है,
तो हम बात करेंगे मून की, यानी चंद्रमा पर जाने पर हमारे वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम अभी अर्थ की बात करें तो हमारा एमजी निकला, चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा क्या चेंज होगा वो देखते हैं। अभी हमने अर्थ पर हमने वेट की बात की, ठीक। अब बात आती है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, अर्थ पर हमने बात की कि पृथ्वी के केंद्र द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल भार कहलाता है। ऐसे ही चंद्रमा पर निकलता है कि चंद्रमा के केंद्र द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करने वाला बल हमारा चंद्रमा पर वस्तु का बाहर निकलता है, ठीक। अभी हमने अर्थ पर बात की थी कि हमारा होता है एम जी। अगर हम एम जी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर स्मॉल डी की, तो हमारा एम अपॉन कैपिटल एम, इसे हम अर्थ ई लगा लेते हैं, अर्थ जिससे हमें सिंपली, क्योंकि अभी मून के बारे में बात करें तो आर ई का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा कहाँ पर हो गया, डब्ल्यू ई, यानी कि अर्थ पर हो गया हमारा भार किसी भी बॉडी का, ठीक। ऐसे ही चंद्रमा पर, चंद्रमा के केंद्र द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल, तो डब्ल्यू एम यानी कि मून, तो ये आएगा जी सार्वत्रिक कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल, तो हर जगह इक्वल रहता है। मास ऑफ मून एम, बॉडी का मास सेम रहेगा क्योंकि हम एक ही बॉडी ले रहे हैं, कंपेयर करेंगे ना। और आर एम रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर, ठीक। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, ठीक। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, ठीक। हमारा आता है डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, एक दूसरे को जी से हमारा जी कट जाएगा, सेम है, ठीक। तो आएगा एम मून का मोल एम अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू, ये जब इसके नीचे आएगा तो घूमकर उल्टा हो जाएगा, तो आर ई स्क्वायर अपॉन बॉडी का मास अपॉन अर्थ का मास, बॉडी के मास से बॉडी का मास कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल आएगा किसके, मून इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ, ठीक। ये रिलेशन आता है। अब हम इन सबको टर्म की वैल्यू निकालते हैं जो हमें पता है, जैसे कि मास ऑफ अर्थ क्या था हमारा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक। रेडियस ऑफ अर्थ क्या था, 6.10⁻6 मीटर। मास ऑफ मून आता है 7.4 × 10⁻22 kg, और आर ऑफ मून आता है 1.8 × 10⁻6 मीटर, ठीक। ये हमारी चारों टर्म हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया हमारे पास, तो इससे हमारा निकलेगा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सबकी, तो मास को इकट्ठा लेते हैं, मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 अपॉन 6 × 10⁻24, हमने मास इकट्ठे ले लिया आपके, इनटू अब रेडियस 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 1.8 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये है डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, ये आएगा 7.4 × 6
ये ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा 10 की पावर -2, 22 -24 -2 इंटू, अब ये 6.4 का होल स्क्वायर अपॉन 1.8 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर 12 हो जाएगी, 6 इंटू 2 6 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अब इसे इतना सिंप्लीफाई कर देंगे, इसके बाद इसे हम नियर अबाउट लिख देते हैं कि 1/6 आता है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये रिजल्टेंट के रूप में निकलता है, 1/6 आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा निकलता है कि जो हमारा WM आया, यहां से जो WM आता है वो 1/6 टाइम आता है WE के। यानी कि किसी भी बॉडी का जो मास होगा अर्थ पर उसका 1/6 यानी कि 1/6 भाग, उसका 6 भाग होगा किसी का द्रव्यमान मून पर। ऐसे ही ग्रेविटी का होता है, मून पर ग्रेविटी कम होती है, अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसलिए मून पर लोग उछलते कूदते रहते हैं, देखा होगा, सुना भी होगा। ठीक, मास की बात हो गई हमारी है। ठीक है, कि 1/6 टाइम होता है अर्थ पर, अर्थ के जो हमारा भार होता है मून पर किसी वस्तु का, वो 1/6 टाइम होता है किसी वस्तु के अर्थ पर जो होता है। ठीक, अब हमने यूनिट पढ़ी थी कि 1 kg भार, इसे रफ कर देना चाहिए। अभी हमने यहां से पढ़ा W बराबर mg। ठीक, W बराबर mg, इसकी यूनिट क्या आई थी हमारी, kg वेट। अब ये एक छोटी सी क्वांटिटी बनती है kg वेट कि 1 kg वेट की वैल्यू क्या होती है। ठीक, 1 kg वेट कब होगा, जब किसी वस्तु का भार 1 होगा और मास 1 होगा। ठीक, तो 1 kg वेट यानी कि W हमारा 1 है और मास भी हमारा 1 है, तो हमारा W निकलता है, ये हमारा निकलता है 9.8 के। ठीक, यानी कि ग्रेविटी के इक्वल, जिसे हम न्यूटन से डिनोट करते हैं, किससे, न्यूटन से। यानी कि जो हमारा 1 kg वेट होता है वो 9.8 न्यूटन के होता है। ये रिलेशन आता है कि 1 kg वेट यानी कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन। क्योंकि फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, लेकिन इसकी यूनिट क्या मानी जाती है, केजी वेट। तो उसके बीच में जो रिलेशन होता है न्यूटन और केजी वेट के, वो ये होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, 1 किलोग्राम वेट वह वेट है, वह भार है जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित करती है। ये वेट ये निकलेगा। ठीक, 1 किलोग्राम वेट वह भार है या वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु को आकर्षित करती है। ये इसके बीच में रिलेशन आता है हमारा। ठीक, अब हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक इसीलिए साथ में रखा था क्योंकि इसमें हमारा अट्रैक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स का यूज होता था, इसलिए से ग्रेविटेशन के साथ रखा गया था टॉपिक। उम्मीद हो कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।